हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन नहीं, आज की वीडियो में हम 15, ठीक है ना, एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है सेक्शन बी के क्वेश्चंस, ठीक है ना, सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले सेक्शन ए के 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन सेक्शन ए के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सेक्शन बी में हम 20 क्वेश्चंस को अब तक सॉल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक, ठीक है ना। और सेक्शन बी के आज क्वेश्चन ये पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं वो दोनों ही चैप्टर के कर रहे हैं। जो आपको स्लाइड में दिख रहा है वो केवल केमिकल इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम के भी एडिड हैं, ठीक है ना। हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं और इसके बाद हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारा प्रीवियस ईयर जो है क्या ना, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, 2021 तक, ठीक है ना, 2021 तक के क्वेश्चन और उससे पहले तक, ठीक है ना, हम सोल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कह रहा है। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH इक्वल टू 4 एंड pH इक्वल टू 6 आर मिक्स्ड टुगेदर, देन द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। आपको log 5 की वैल्यू दे रखी है 0.7। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक है आपके पास जिसका pH है 4 और दूसरा है आपके पास जिसका pH है 6, ठीक है। और जो इसका वॉल्यूम है V1 मैं मान लेता हूँ वो V है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम V2 उसको भी मान लेते हैं हम V है, ठीक है ना। वॉल्यूम दोनों का सेम है, इक्वल वॉल्यूम बोल रखा है क्वेश्चन में, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम लिया है, पहले सॉल्यूशन का pH 4 है, दूसरे सॉल्यूशन का pH 6 है। तो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर pH की वैल्यू 4 है तो मैं क्या यहाँ से बोल सकता हूँ कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होने वाली है, 10 की पावर -4 होने वाली है। और दूसरे सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 10 की पावर -6 होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। और आप जानते हो मिलीमोल्स, ठीक है ना, जो हम मिलीमोल्स निकालते हैं, मिलीमोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यदि हम मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास मिलीमोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर मुझे H प्लस के यहाँ पर मोल्स निकालने हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ H प्लस, तो इक्वल टू हो जाएगा इसकी मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना, जो मैंने V लिया है। तो इसकी मोलैरिटी देखो यहाँ पर मोल्स हो जाएंगे, तुम्हारे मोल्स हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये इसकी मोलैरिटी है इतना M मोलर, ठीक है ना। तो 10 की पावर -4 और इनटू वॉल्यूम है V। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे सॉल्यूशन के भी मोल्स निकाल लेता हूं मैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 10 की पावर -6m और इनटू वॉल्यूम है इसका V, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, टोटल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्योंकि आपने मिक्स कर दिया ना दोनों सॉल्यूशन को। एक सॉल्यूशन है जिसका pH 4 है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसका pH 6 है। आपने दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, तो ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पर हम टोटल जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो निकालते हैं। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, यहाँ पर नीचे ऊपर आएगा टोटल मोल और उसको टोटल हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऊपर मैं रखता हूँ टोटल मोल्स और नीचे रखेंगे टोटल वॉल्यूम। यदि हम टोटल मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी। तो टोटल मोल्स कितने हैं, देखो यहाँ पर मोल्स तुमने ये निकाले, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4V और प्लस तुम्हारा मोल्स ये भी है तो इसको भी ऐड कर लो, है ना। टोटल मोल तो तभी आएंगे, तो ये 10 की पावर -6V और अपॉन में लिख लेंगे टोटल वॉल्यूम, जो कि कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा। V इधर से V इधर से, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V हो गया। अब ऊपर से तुम देखो V को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर -4 और प्लस 10 की पावर -6 और अपॉन में 2V,
तो यहाँ से V कैंसिल हो गया। अब ये दोनों ऊपर के कैसे हम जोड़ेंगे, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ 100 इंटू 10 की पावर, ये जो -4 है -6 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 10 की पावर -6 है। पावर को बराबर कर लिया मैंने, ठीक है। तो ऊपर का जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 101 इंटू 10 की पावर -6 और डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50.5 और इंटू 10 की पावर -6, या मैं इसको लिखूंगा तुम्हारा 5.05। तुमने इस संख्या को कम किया तो पावर को बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। तो टोटल तुमने H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली है, ठीक है। टोटल H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल ली है। अब आप क्या करोगे, इसका pH निकाल लो। देखो pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन और तुम्हारा -log, और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -5, ऐसे लिख लो। तो ये आएगा तुम्हारा log 5 और प्लस log में 10 की पावर -5। log 5 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, क्वेश्चन में भी गिवन है 0.7, और ये -5 बाहर आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर कितना आया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, pH इक्वल टू आपका आ चुका है 4.3, ठीक है ना। 4.3 हमारा pH होगा। तो इस क्वेश्चन की यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। कह रहा है विच कोज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी इक्विलिब्रिया। कह रहा है विच कोजेज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, फॉर एनी इक्विलिब्रिया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कौन चेंज करेगा, मतलब Kp एंड Kc जो होता है हमारे पास, ये होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कौन चेंज करेगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जो Kp और Kc होता है ना हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं, ये केवल और केवल डिपेंड करते हैं ऑन टेम्परेचर। Kp एंड Kc, ठीक है ना, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं Kp और Kc की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो आप इसका सही ऑप्शन लगा सकते हो, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो तब चेंज करना है ना, घटा दो या बढ़ा दो टेम्परेचर को, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बाकी प्रेशर को इंक्रीज करने से, इनर्ट मटेरियल को ऐड करने से, या फिर समझ रहे हो ना, तो क्या होता है इक्विलिब्रियम इसमें शिफ्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम आगे चलेगा या पीछे चलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को केवल टेम्परेचर चेंज करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कह रहा है द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन। आप इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू हमको गिवन है 5। तो व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3 आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर SO2 और SO3 के इक्वल मोल है, तो पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है ऑक्सीजन का क्या होगा। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख लूँ, देखो 2SO2 ये हमारे पास गैस है, प्लस ऑक्सीजन ये हमारे पास गैस है, और ये हमको दे रहा है यहाँ पर 2SO3, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, देखो शुरुआत में इसका 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है। देखो यहाँ पर हाफ रिएक्ट कर रहा है ना ऑक्सीजन, तो टाइम इक्वल टू 0 पर इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, यहाँ पर इसका 0 मान लो, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 2 में से x कम कर दो, तो यहाँ पर, या 2 में से 2x कम कर दो, 2 मोल है ना, तो 2x कम कर दो, इसका 1 मोल है तो 1 में से कितना कम होगा, x कम होगा, और यहाँ पर इसका 2 है तो 2x बन जाएगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट के बराबर मैंने कम किया, कोफिशिएंट के बराबर बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3 आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताना है जब इक्विलिब्रियम पर SO2 और SO3 के मोल्स इक्वल हैं। तो इक्विलिब्रियम पर SO3 के मोल कितने हैं 2x, और SO2 के मोल कितने हैं 2 माइनस 2x, इनको बराबर कर दो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम पर SO3 के मोल और SO2 के मोल बराबर है। इसका मतलब यह है कि 2 माइनस 2x इक्वल टू किसका है
2x क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/2, और 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो x की वैल्यू हमें 0.5 मिल गई। अब यहाँ पे जहां भी x आ रहा है वहां पे 0.5 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0.5 कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 माइनस 0.5, तो ये कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। यहाँ पर देखो 2 माइनस 2 इंटू 0.5, तो 0.5 इंटू 2 कितना होता है, 1 होता है। तो 2 में से 1 जाके हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। अब मैं पार्शियल प्रेशर लिख लेता हूँ इन्हीं सभी के, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओगे पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, टोटल प्रेशर से कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाता है, पार्शियल प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको टोटल मोल्स भी चाहिए होंगे, तो यहाँ पर मैं टोटल मोल्स भी निकाल लेता हूँ। तो टोटल मोल्स इक्वल टू कितना आएंगे, 1 प्लस 0.5 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। अब हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं बच्चों इन सब का। तो देखो पार्शियल प्रेशर अगर मुझे SO3 का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, SO3 के मोल अपॉन टोटल मोल और इनटू टोटल प्रेशर। फिर पार्शियल प्रेशर आप निकाल लो SO2 का पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन लिखोगे इसका। मोल फ्रैक्शन SO2 का कितना आएगा, 1 मोल है अपॉन 2.5 टोटल मोल और इनटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाल लोगे, तो ऑक्सीजन के मोल अपॉन टोटल, ठीक है, और इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको टोटल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। टोटल प्रेशर की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हम इसका Kp का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Kp इक्वल टू क्या लिखेंगे, Kp इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्रेशर ऑफ SO3, और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि SO3 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है रिएक्शन में, और अमोन में आ जाएगा तुम्हारा प्रेशर ऑफ SO2, और इसका भी पावर कितना करोगे, 2 करोगे, इनटू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, जो इनके पार्शियल प्रेशर है वो ऊपर लिखे हुए हैं सबके, ठीक है। तो Kp इक्वल टू, Kp की तो वैल्यू गिवन भी हमको कितनी है, 5 है, तो Kp की जगह पर मैं 5 रख दूंगा। और पार्शियल प्रेशर SO3 का कितना है, P अपॉन 2.5, और इसका मुझे स्क्वायर करना होगा। तो ये P अपॉन 2.5 है इंटू P अपॉन 2.5 ऐसे करेंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा, SO2 का स्क्वायर करना है, तो SO2 का भी प्रेशर कितना है, P अपॉन 2.5, इस चूंकि स्क्वायर करना है तो अब P अपॉन 2.5 ही करेंगे, और इनटू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, तो वो है 0.5 P अपॉन 2.5, ठीक है। अब यहाँ से देखो P अपॉन 2.5 से P अपॉन 2.5 कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, 1/1 बचेगा, तो 5 इक्वल टू आ जाएगा 1/1 अपॉन 0.5 P अपॉन 2.5, ठीक है। अंदर अंदर की मल्टीप्लाई सबसे नीचे की सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा 5 इक्वल टू आ जाएगा 2.5 अपॉन 0.5 P, ठीक है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका, इधर लिख देता हूं मैं साइड में, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.5 P इक्वल टू 2.5, और 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर कितना आ गया हमारे पास, 1, टोटल प्रेशर 1 आ गया। अब इस 1 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि हमारा आंसर तो ये है ना, हमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का किसके बराबर है, 0.5 अपॉन 2.5 इंटू टोटल प्रेशर की वैल्यू 1 आ गई। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0.5 अपॉन 2.5, और टोटल प्रेशर की वैल्यू 1, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 1/25 कितना होगा, 1/5, 1/5 कितना होता है, 0.2, ये हमारा आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ जाएगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों।
तो अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए, रफ कॉपी में करके देखो इसको। ठीक है ना। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार और वीडियो को पीछे हटाकर, ठीक है ना, एक बार और देखो कि ये क्वेश्चन मैंने किस तरीके से सोल्व किया है। ठीक है ना। और दिमाग में इस क्वेश्चन को बिठाओ और फिर अपनी तरफ से भी एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो। ठीक है ना। सही क्वेश्चन है, नीट में इसी तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज 4.9 इंटू 10 की पावर -9। तो द सोल्युबिलिटी ऑफ AgBr विल बी, आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है। तो आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ही क्वेश्चन आजकल नीट में बहुत कुछ पूछे जा रहे हैं। कुछ पिछले लास्ट सालों में अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे, ठीक है ना, पिछले आप 6-7 साल के क्वेश्चन उठा के देखो तो जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखो। आपको AgBr गिवन है, ठीक है, AgBr डिसोसिएट हो रहा है तो बनेगा Ag प्लस और प्लस Br माइनस, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। तो इसकी सोल्युबिलिटी में S मानूंगा, इसकी सोल्युबिलिटी S मानूंगा, तो KSP किसके बराबर आ जाएगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा KSP। अब आपको इस क्वेश्चन में KSP गिवन है बच्चों, तो KSP इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मैंने S मानी है और इसकी भी S मानी है, तो यहाँ पर भैया S इक्वल टू अंडर रूट KSP आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और KSP की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो ये 4.9 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है ना। मैं इसको कैसे लिख लूंगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 49 कर लो, संख्या बढ़ाओगे तो ये पावर कम हो जाएगी, -10 हो जाएगी। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -5, पावर आधी हो जाती है अंडर रूट सोल्व करते हैं, और 49 का जब अंडर रूट सोल्व करोगे तो 7 आएगा। तो 7 इंटू 10 की पावर -5। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर गलती हो सकती है। गलती ये हो सकती है कि ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कि हमको 7 इंटू 10 की पावर -5, हम ये इसका आंसर अगर लगा देंगे तो गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जहाँ पर जो ये सोल्युबिलिटी सोल्व होकर आती है इस फॉर्मूले से, वो आती है हमारे पास मोल पर लीटर में। किस में आती है, मोल पर लीटर में, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर ये गलती हो सकती है। अब आप क्या करो, जो मोल पर लीटर में हमारी सोल्युबिलिटी आई है इसको ग्राम पर लीटर में चेंज करके देखो कितनी आती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हमको निकालनी है सोल्युबिलिटी हमको निकालनी है इन ग्राम पर मोल, तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, सोल्युबिलिटी जो हमारे पास है किसमें, मोल पर लीटर में, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, मोलर मास से। ठीक है ना। यदि हम जो सोल्युबिलिटी हमारे आई है मोल पर लीटर में, यदि उसको हम मल्टीप्लाई करा दें मोलर मास से तो क्या निकल जाता है, सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर मोल निकल जाती है। तो सोल्युबिलिटी मोल पर लीटर में देखो कितनी आई हमारे पास, 7 इंटू 10 की पावर -5 आई है। और मोलर मास निकाल लो, यहाँ पर देखो AgBr है हमारे पास, तो सिल्वर का मोलर एटॉमिक मास होता है 108, ब्रोमीन का होता है 80, तो आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 188 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, AgBr का मोलर मास। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 188 से, तो बच्चों ये जो सोल्व होकर आएगा इसको आप देख लेना, 1316 इंटू 10 की पावर -5 आएगा। और मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखूंगा तो 1.316 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -2, और इसकी यूनिट क्या आ गई हम यहाँ पर, ग्राम पर मोल आ गई है। ठीक है, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, AgCl हैज मिनिमम सोल्युबिलिटी। तो AgCl की जो सोल्युबिलिटी है वो मिनिमम किस में होगी, ठीक है ना, मिनिमम किस में होगी। अब आप देखो यहाँ पर ये AgCl जब डिसोसिएट होगा तो ये Ag प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना, ये डिसोसिएट होगा।
अब जब तुम इसको AgNO3 में मिलाओगे तो Ag तो कॉमन आयन आ जाएगा ना, इसमें Cl कॉमन आएगा, इसमें क्लोरीन Cl है ना, ये आएगा कॉमन आयन। और तुम्हारा जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है AgCl, तो इसके साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, समझ रहे, तो टॉलरेंस रिएजेंट बना लेगा इसके साथ। तो इसमें तो सोलबिलिटी मैक्सिमम होगी इसकी, फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है ना। अब मिनिमम देखनी, इसमें भी कॉमन आयन लग रहा है, इसमें भी कॉमन आयन लग रहा है, इसमें भी कॉमन आयन लग रहा है। अब कॉमन आयन में जो सिल्वर है देखो, इसकी कंसंट्रेशन 0.05 है, इसकी 0.01 है, इसकी 0.01 है, तो ज्यादा Ag यहाँ से आएंगे, ज्यादा Ag आएंगे तो ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड में आएगा, ठीक है ना। तो इसका बैकवर्ड में आएगा, डिसोसिएशन घटेगा, मतलब सोलबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी, ठीक है ना। एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है, आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो आंसर इसका, समझ रहे ना। या भाई जो AgNO3 है देखो यहाँ पर, AgNO3 जब ये डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस बनाएगा ना, और NO3 माइनस बनाएगा, तो Ag कॉमन हो गया ना। और कितनी कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, 0.05 है, जो कि इससे काफी ज्यादा है, इससे काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ज्यादा यहाँ पर Ag की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी प्रोडक्ट की साइड, और प्रोडक्ट की साइड ज्यादा Ag बढ़ेगा तो ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड में चलेगा, जिससे AgCl की सोलबिलिटी घट जाएगी। तो मिनिमम सोलबिलिटी होगी यहाँ पर 0.05 m AgNO3 में। 25 क्वेश्चन की फर्स्ट आंसर सही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। आपको पीएच बताना है M/100 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा, कैल्शियम +2 बनाएगा और 2OH माइनस बनाएगा, ठीक है। अब जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है देखो, इसके 1 मोल से यहाँ पर NOH के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल। इसका मतलब ये है जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी यहाँ पर, उससे डबल कॉन्सेंट्रेशन होगी OH माइनस की, क्योंकि 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये M/100 का मतलब क्या है, 1/100 m ऐसे लिख सकता हूं, और 1/100 कितना होता है, 0.01 m होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 m है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी भैया, इससे डबल होगी, क्योंकि इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसकी होगी 2 × 0.01 मतलब 0.02, मतलब 2 × 10⁻⁻2 m। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास आ चुकी है, तो आप क्या निकाल लोगे यहाँ से, POH निकाल लोगे, माइनस log OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस log में यहाँ पर रखो 2 × 10⁻⁻2, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस log, ठीक है ना, 2, और प्लस में आ जाएगा log 10⁻⁻2, ठीक है। तो देखो 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 0.3 होती है, ये -2 बाहर आ जाएगा, तो ये सोल्व हो के आएगा तुम्हारा जो POH आ जाएगा यहाँ पर, वो आएगा 1.7। आपने POH की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1.7। अब आपको क्या बताना है, pH बताना है, तो pH इक्वल टू क्या होता है, 14 - POH होता है, ठीक है ना। तो 14 - POH की वैल्यू आ गई 1.7, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 12.3, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा pH होगा 12.3, और इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर होगी वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्यों बोल रहा है, द pH ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 100 ml of 1 m H2SO4 and 200 ml of 1 n NaOH at 25 डिग्री सेल्सियस इज। आप देखो जो H2SO4 की बात कर रहा है, H2SO4 में आपको दिया है 100 ml of 1 m H2SO4, समझ रहे हो। अब जो H2SO4 है यहाँ पर देखो, इसका n फैक्टर 2 होता है, क्योंकि जो H2SO4 है, जब ये H2SO4 डिसोसिएट करता है तो वो 2H+ को और SO4 2- इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा। तो एसिड जितने H+ आयन प्रोड्यूस करता है वो उसका n फैक्टर कहलाता है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी होती है वो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है। तो मोलैरिटी कितनी है इसकी 1, और n फैक्टर कितना है 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 2। तो हम यहाँ पर जब इसके मिलीमोल्स निकालेंगे, तो मिलीमोल्स जब हम निकालेंगे
तो 100 इंटू कितना करोगे, यहाँ पे 2 करोगे। नॉर्मेलिटी लेनी है आपने कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे 200। इनको मिली इक्वलेंट कहेंगे क्योंकि आप नॉर्मेलिटी का यूज कर रहे हो, है ना। तो मिली इक्वलेंट आपने निकाल लिए यहाँ पर H2SO4 के, कितना है 200 आए। अब आप देखो ध्यान से NaOH की बात करते हैं। तो NaOH का क्या गिवन है यहाँ पर, 200 ml ऑफ 1N NaOH गिवन है। तो इसकी तो नॉर्मेलिटी गिवन है, तो मिली इक्वलेंट कितना आएंगे इसके मिली इक्वलेंट आ जाएंगे तुम्हारे पास 200 इंटू 1 इक्वल टू 200। अब देखो जितने मिली इक्वलेंट एसिड के हैं उतने ही मिली इक्वलेंट किसके हैं, बेस के। तो यहाँ पर आ रहा है आपका मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ बेस। अब जो दोनों के मिली इक्वलेंट्स बराबर आ रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। समझ रहे, अगर एसिड और बेस के मिली इक्वलेंट या मिली मोल्स बराबर आ जाए तो पीएच कितना हो जाता है, वहां पर 7 आ जाता है, ठीक है ना। और ये पीएच 7 यहाँ पर इसका रीजन ये भी है, जो तुम्हारा ये तुम्हारा जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो तुम्हारा NaOH है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर सोल्ट बनेगा, चूंकि ये रिएक्शन भी तो करेंगे। H2SO4 जब तुम्हारा NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये बनाएगा तुम्हारा Na2SO4 बनाएगा और प्लस वाटर। भैया इतना तो पता ही है, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सोल्ट और वाटर बनता है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा तुम्हारा न्यूट्रल सोल्ट होगा। न्यूट्रल सोल्ट, जो सोल्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं वो न्यूट्रल सोल्ट होते हैं, और न्यूट्रल सोल्ट है तो उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इक्वल टू 7, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज 4 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। KSP गिवन है आपको, तो सोलुबिलिटी बतानी है बेरियम सल्फेट की क्या होगी इन प्रेजेंस ऑफ 0.02 NH2SO4 विल बी, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर बेरियम सल्फेट को डिसोसिएट करेंगे, और बेरियम सल्फेट डिसोसिएट होकर देगा हमको Ba+2 और सल्फेट SO4 2-, ठीक है। इसकी सोलुबिलिटी में S मानूंगा, इसकी सोलुबिलिटी भी S मान लेंगे। अब तुम यहाँ पर देखो जो तुम्हारा ये H2SO4 गिवन है, H2SO4 क्या काम करेगा, ये 2H+ को प्रोड्यूस करेगा और SO4 2- को प्रोड्यूस करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट के डिसोसिएशन सल्फेट आ रहे हैं और H2SO4 के डिसोसिएशन से भी सल्फेट आएंगे, ठीक है। तो इस सल्फेट की यहाँ पर कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगी वो सल्फेट की जो H2SO4 से आएगा वो यहाँ पर, ठीक है ना। तो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, H2SO4 से आ रहा है जो, तो H2SO4 0.02 N दे रखा है नॉर्मेलिटी, ठीक है। और जो ये स्ट्रॉन्ग है तो जो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन है वही यहाँ पर सल्फेट की भी कॉन्सेंट्रेशन होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो हम KSP में सोलुबिलिटी लिखते हैं वो सोलुबिलिटी मोल पर लीटर में होती है, मतलब मोलैरिटी। और यहाँ पर जो H2SO4 है वो नॉर्मेलिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन होता है हमारे पास नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, ठीक है। अब मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी अपॉन N फैक्टर हो जाएगा, और नॉर्मेलिटी हमारे पास 0.02 और N फैक्टर H2SO4 का 2 है, तो यहाँ पर मोलैरिटी 0.01 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो मैं H2SO4 की नॉर्मेलिटी ना लेकर क्या यूज करूंगा, मोलैरिटी यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी होती है S वो भी मोलैरिटी में होती है। तो H2SO4 की हम कहेंगे कि जो मोलैरिटी है वो कितनी हो गई, 0.01 M हो गई है, ठीक है। या मैं इसको 1 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ। चलो अब ये जो सोलुबिलिटी है सल्फेट की वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो मैं इसको 0.01 को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और जो ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंसंट्रेशन आई है इसके सामने जो सल्फेट की सोलुबिलिटी मैंने S मानी थी ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। इसको हम 0 मानेंगे क्योंकि केवल जो कंसंट्रेशन है वो उस आयन की रखते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आता है, ठीक है ना, कॉमन आयन में।
अब देखो इसका जो KSP होगा वो होगा तुम्हारा बेरियम +2 की कॉन्सेंट्रेशन और SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर KSP की वैल्यू रख देते हैं 4 × 10⁻⁻10। बेरियम की है हो गई तुम्हारी S और ये 10⁻⁻2 है, ठीक है। तो S इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 × 10⁻10 अपॉन में आ जाएगा 10⁻2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 4 × 10⁻8 ये आ जाएगा तुम्हारा मोल पर लीटर, ठीक है ना। मोल पर लीटर या मोलर कह दो M। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो 29 में कह रहा है द pH ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 0.01 m HCl एंड 0.1 m CH3 COOH इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। हमारे पास मिक्सचर है, एक तो HCl है और प्लस एक हमारे पास CH3 COOH है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर है और इस मिक्सचर का हमको pH बताना है। तो यहाँ पर जो HCl होगा, देखो HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास 0.01 m है, ठीक है ना। और जो एसिटिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 0.1 है हमारे पास, ठीक है। CH3 COOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 m है। अब देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो HCl है तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और CH3 COOH क्या है तुम्हारे पास, एक वीक एसिड है, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा ये CH3 COOH डिसोसिएट करेगा CH3 COO- में और H+ में, ऐसे करेगा, ठीक है। और जो HCl है तुम्हारा वो डिसोसिएट करेगा H+ में और Cl- में। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, तो ये तो 100% डिसोसिएट होगा। और CH3 COOH जो है वो वीक एसिड है, तो ये इसका पार्शियली डिसोसिएट होगा, है ना। ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, इस तरीके से इक्विलिब्रियम रहेगा। तो H की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ा देगा HCl बहुत ज्यादा, देखो प्रोडक्ट में क्या होगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कॉमन आयन लगेगा और कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन जो इफेक्ट है वो क्या होगा, उससे वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो घट जाता है। तो ये पहले वाला रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड में चलने लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि HCl की प्रेजेंस में CH3 COOH का डिसोसिएशन तो कम हो गया, तो हम ये कहेंगे ये डिसोसिएट होगा ही नहीं, जो CH3 COOH है वो डिसोसिएट होगा ही नहीं HCl की प्रेजेंस में, ठीक है ना। डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में हम ये मान लेंगे कि इसका डिसोसिएशन होगा ही नहीं। अगर ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो H+ प्रोड्यूस नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं अगर CH3 COOH डिसोसिएट नहीं हुआ तो ये H+ को प्रोड्यूस नहीं करेगा, और H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करे तो ये pH को भी अफेक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से मतलब कोई pH भी नहीं होगा। तो pH केवल किसकी वजह से होगा, HCl की वजह से होगा, क्योंकि ये तो 100% डिसोसिएट कर जाएगा। और जब HCl 100% डिसोसिएट कर रहा है H+ में और Cl- में, तो जो HCl की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻2 m, वही कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, इधर हाइड्रोजन की भी होगी। तो हम टोटल जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो कितनी लेंगे 10⁻2 m। और ये हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगी, केवल HCl से आएगी, क्योंकि CH3 COOH का तो डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा pH होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻2 है तो pH कितना जाता है हमारे पास, 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख लेना कि इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl dissociation of weak acid, जो डिसोसिएशन होगा वीक एसिड का, वीक एसिड कौन है हमारे पास CH3 COOH, ये हमारे पास वीक एसिड इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो HCl की प्रेजेंस में वीक एसिड का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो केवल जो हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन मानेंगे तो कौन सी मानेंगे, जो HCl से आएगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा।
तो टोटल यहाँ पर जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी हमारे पास वो 10⁻⁻² होगी और इसका pH आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A2 गैस गिव्स 2A गैस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिएक्शन गिवन है आपको A2 और ये गैस है, ठीक है ना, और ये कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, 2A गैस में। तो यहाँ पर देखो 1 मोल से इसके क्या बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। इस रिएक्टेंट में क्या था, ये मॉलिक्यूल से मतलब एटॉमिक फॉर्म में आ रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। 1 मॉलिक्यूल से यहाँ पर 2 मोल्स इसके बन रहे हैं एट 400 केल्विन एंड 600 केल्विन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये रिएक्शन बताना है, ये रिएक्शन यहाँ पर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो कैसे पता लगाओगे, देखो बच्चों एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर log K2/K1, ठीक है ना, इक्वल टू डेल्टा H/2.303 R और ब्रैकेट में लिखेंगे T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, आपको वैल्यूज में सब पुट कर देता हूं। देखो log K2 की वैल्यू ये है हमारे पास 1 × 10⁻⁻² और K1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻8 इक्वल टू डेल्टा H आप कैलकुलेट करोगे और 2.303, ठीक है ना, R की वैल्यू रख देना 0.0821, ठीक है ना, ये R हो गया तुम्हारा। और T1 T2 दे रखा है तुमको 600 माइनस 400 और अपॉन में आ जाएगा 600 इंटू 400। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ से तुम डेल्टा H को कैलकुलेट करोगे। अब देखो यदि तुम्हारा डेल्टा H यहाँ पर नेगेटिव आया, डेल्टा H यदि नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और यदि तुम्हारा डेल्टा H सोल्व करने के बाद पॉजिटिव आएगा तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है ना, तो डेल्टा H की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव आ रही है डेल्टा H की वैल्यू या फिर नेगेटिव आ रही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको आंसर चलो बता देता हूँ। आंसर आएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ये रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। और देखो इसको आप सोल्व तो कर ही सकते हो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू को, है ना। आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये A2 है, मतलब A और A आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2A बन गया ना, तो मतलब A आपस में अलग हो गए इस तरीके से। ठीक, तो इसका मतलब ये बॉन्ड तो तोड़ा होगा ना आपने, तभी तो ये एटॉमिक फॉर्म में आएगा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे, एनर्जी दोगे। तो इस प्रोसेस में इस, ठीक है ना, जब A2 से 2A बन रहा है, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना, तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये एंडोथर्मिक ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आप थियोरेटिकली भी इसका आंसर दे सकते हो। बाकी आपको डाटा भी गिवन है, इसमें टेम्परेचर गिवन है, 2 कांस्टेंट भी गिवन है यहाँ पर। तो आप ये फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया है, पॉजिटिव आएगा तो एंडोथर्मिक होगा, नेगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक होगा। और यहाँ पर आपने थियोरेटिकली भी देख लिया, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड को तोड़कर ये 2A बनेगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक होएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्या बोल रहा है, 2 सैंपल ऑफ CH3COOH ईच ऑफ 10 ग्राम। 2 सैंपल है हमारे पास, ठीक है ना, CH3COOH का एक सैंपल है जो कि 10 ग्राम जिसमें लिया गया है। ठीक है, एक सैंपल और है CH3COOH का, उसमें भी ये 10 ग्राम ही लिया गया है। 2 सैंपल है CH3COOH के, कह रहा है ईच ऑफ 10 ग्राम वर टेकन सेपरेटली इन 2 वेसल। ठीक है, एक वेसल के अंदर ये है और एक वेसल के अंदर हमारे पास ये है। ठीक है, 2 वेसल कंटेनिंग वाटर ऑफ 6 लीटर एंड 12 लीटर। तो मैं क्या देता हूँ, इसका जो वॉल्यूम है वो 6 लीटर है और जो इसका वॉल्यूम है
वो 12 लीटर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट 27 डिग्री सेल्सियस। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी, तो आपको ये बताना है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। तो देखो यहाँ पर एक बात मैं बता दूं आपको, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाते जाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम को बढ़ाने से, लगातार जब आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो एक वॉल्यूम ऐसा आएगा जिस वॉल्यूम पर जो तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी 100% डिसोसिएट हो जाता है ना। बढ़ाते बढ़ाते वॉल्यूम को बढ़ाते एक वॉल्यूम हमारा ऐसा आएगा कि जिस वॉल्यूम पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। तो किस वॉल्यूम पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 100% हो जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम वॉल्यूम को कितना कर दें, इनफाइनाइट कर दो, बढ़ा के वॉल्यूम को आपने कितना कर दिया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वॉल्यूम पर हम ये कहेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास वो क्या हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट वॉल्यूम पर। तो ये पूछ रहा है कि कौन से कंटेनर के अंदर एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, तो जिसमें वॉल्यूम ज्यादा उसमें एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो जिसमें वॉल्यूम ज्यादा वहां पर डिसोसिएशन ज्यादा। तो आप पहला आंसर कर दो इसका, ठीक है, मोर इन 12 लीटर वेसल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में कह रहा है, देखो यहाँ पर, फॉलोइंग 3 गैसियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर अकरिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस। 3 इक्विलिब्रियम की ये रिएक्शंस हो रही है, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ Kp अपॉन Kc, ठीक है ना, फॉर द रिएक्शन इज। तो Kp अपॉन Kc का यहाँ पर हम एक रिलेशन लगाएंगे। रिलेशन क्या होता है हमारे पास, Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर क्या होता है, डेल्टा Ng होता है, ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास। तो अब देखो ये सब गैस होते हैं, ठीक है ना, आप इनको सबको गैस ही मान के चलो, दिया तो है नहीं यहाँ पर फिजिकल स्टेट, तो सबको गैस मान लो। तो आप मुझे बताओगे डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है, 2 मोल, रिएक्टेंट के में गैस के कितने मोल है, 2 मोल CO है, 1 मोल ऑक्सीजन का है, तो -3 मोल है। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों में लिख सकता हूँ Kp इक्वल टू Kc अपॉन RT। क्या लिख सकता हूँ, Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT, या मैं लिख सकता हूँ Kp अपॉन Kc इक्वल टू 1 अपॉन RT। ये लिख सकते हैं ना पहली रिएक्शन के लिए। अब देखो दूसरा जो रिएक्शन है, इसके लिए, दूसरे रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना होगा, दूसरे रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng हो जाएगा, प्रोडक्ट में गैस के 2 मोल है, रिएक्टेंट में गैस का 1 मोल है, तो डेल्टा Ng 1 आ गया प्लस में। तो ये आ जाएगा Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर कितना है, 1, या मैं लिखूंगा इसको Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT, ठीक है। दूसरी रिएक्शन के लिए Kp अपॉन Kc का रेशो RT के बराबर। तीसरी रिएक्शन के लिए अगर हम देखें तो डेल्टा Ng कितना होगा, प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है, 2 मोल, ठीक है ना, और माइनस रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल है, 2 मोल, तो 2 में से 2 जाके कितना आएगा, 0। तो तीसरी रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूं Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर कितना आएगा, 0, तो RT की पावर तो 0 हो गया, तो Kp अपॉन Kc इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कौन सा रेशो ज्यादा है कम है। तो देखो ये RT के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो ये सब बड़ी वैल्यू लग रही है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, और ये तो 1 से भी छोटा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, बी के लिए रेशो सबसे ज्यादा है, उसके बाद सी के लिए है, और सबसे कम ए के लिए है। तो क्या इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 32 की यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगी, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर, ठीक है। कह रहा है
solubility product of the salt AXBY will be represented most suitably if the solubility is represented by S। तो आपको यहाँ पर बताना है कि KSP का सही एक्सप्रेशन क्या होगा AXBY सोल्ट के लिए। आ जाओ देखते हैं यहाँ पर इसको। तो AX और BY है मेरे पास, तो जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो ये X मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पर प्लस A+ के, और B मॉलिक्यूल बनेंगे मेरे पास B- के। इस तरीके से डिसोसिएट कर लो। तो इसकी सोलुबिलिटी कितनी मानूंगा X × S, और इसकी सोलुबिलिटी मानूंगा मैं Y × S। ठीक है ना, जितना कोफिशिएंट होता है उतनी हम सोलुबिलिटी मानते हैं। तो जो इसका बच्चों KSP होगा तो क्या वो मैं ऐसे लिखूंगा A+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर X और B- की कॉन्सेंट्रेशन की पावर Y, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा S × X × S की पावर X और B- की कॉन्सेंट्रेशन Y × S की पावर Y। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा X की पावर X × S की पावर X, ठीक है ना, × Y की पावर Y × S की पावर Y, ऐसे लिखूंगा। अब देखो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं। तो S और S की पावर यहाँ पर X और Y है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, KSP = भैया तुम्हारा X की पावर तो X है × Y की पावर Y है, और जो S की पावर है क्या मैं उसको X + Y लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है ना। तो ये S की पावर यहाँ पर X है और ये S की पावर Y है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ S की पावर X + Y। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आ रही है आपकी KSP का एक्सप्रेशन, वो देखो ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, X की पावर X, Y की पावर Y, और सोलुबिलिटी S की पावर आ जाएगी X + Y। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। कह रहा है विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, गलत बताना है हमको। तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर, ठीक है, तो हमको इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है वाटर का, इसका मतलब ये बेस है, ऐसे समझो। कॉन्जुगेट एसिड बताना है, इसका मतलब ये क्या है, बेस। और बेस क्या करते हैं, H+ को एक्सेप्ट करते हैं। बेस कौन होते हैं, बेस हम उसको कहते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करे। H+ एक्सेप्टर होते हैं बेस। और एसिड किसको कहते हैं, एसिड होते हैं हमारे H+ डोनर। ठीक है ना, जो H+ को डोनेट करेगा उसको हम एसिड कहेंगे, जो H+ को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बेस कहेंगे। तो हमको देखो ध्यान से कॉन्जुगेट एसिड बताना है H2O का। अगर हमको इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है, इसका मतलब ये बेस है, और बेस H+ को एक्सेप्ट करेंगे, क्या तो ये एक्सेप्ट करके ये बना लेगा, तो बिल्कुल सही बात है। जब वाटर H+ को एक्सेप्ट करता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है H3O+। तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ, इसका आपको बेस बताना है। बेस बताना है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ एसिड, और एसिड क्या करता है, H को डोनेट करता है। तो अगर ये H को डोनेट कर देगा तो ये CO3 2- बना लेगा, तो ये भी आंसर सही हो गया। तीसरा कॉन्जुगेट बेस बताना है, बेस बताना है अमोनिया का, इसका मतलब इसको क्या मानो, एसिड मानो, क्योंकि एसिड का ही तो बेस बताओगे। कॉन्जुगेट बेस बताना अगर अमोनिया का, तो अमोनिया को क्या मानना पड़ेगा, एसिड। और एसिड क्या करता है, H+ को डोनेट। तो क्या अमोनिया H+ को डोनेट करने के बाद NH2- बनाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। अगर अमोनिया में से मैंने एक H+ निकाल दिया तो ये NH2- बना लेगा। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है तो मैं इसको क्या मानूंगा, एसिड, और एसिड H+ डोनेट करेगा। तो अगर ये H+ डोनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, Cl-। तो ये बात तो गलत हो गई कि अगर ये H+ को डोनेट करेगा तो ये OCl- बनाएगा। H को ही तो डोनेट कराना है, तो OCl- बनाएगा, ना कि खाली Cl-। तो ये आंसर गलत है, आपको इनकरेक्ट बताना था। तो इसका सही आंसर लगा देना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है ए बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है ना, बफर सॉल्यूशन हम ऑब्टेन किससे करेंगे। तो बफर के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, देखो ये एक वीक एसिड है, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जो KCN है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो सकता है। और आपको ये याद रखना है, जो सोल्ट होते हैं ना हमारे पास, सोल्ट होते हैं सोल्ट वीक एसिड और प्लस वीक बेस के। जो सोल्ट होते हैं वीक एसिड वीक बेस के, वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, बफर की तरह।
एक्ट एज बफर। ठीक है ना, आपने नोट्स में पढ़ा है जो सॉल्ट्स होते हैं वीक एसिड और वीक बेस के, वो बफर की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो CH3COO है ये वीक एसिड से आएगा, और ये NH4 ये वीक बेस से आएगा हमारे पास NH4OH से। तो ये वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, तो ये भी बफर की तरह काम करेगा। ये तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पर ये वीक बेस है, ठीक है ना, और ये वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ सोल्ट है, ठीक है ना, तो ये भी बफर का काम करेगा। इसका मतलब इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो आप एक ऑप्शन कौन सी लगाओगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर जो 35 थे, ठीक है ना, सेक्शन बी में मैंने आपको बताया था 35 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या सोल्व किया अभी तक, हमने सोल्व किया है सेक्शन ए, ठीक है ना, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक सोल्व किया है। ठीक है, और ये आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक। फिर अब हमने ये सोल्व किया सेक्शन बी, ठीक है ना, सेक्शन बी में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक सोल्व किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक हम कितने क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, 85 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सेक्शन सी को सोल्व करेंगे। ठीक है ना, जो सेक्शन सी होगा तुम्हारा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा। ठीक है ना, PYQs में हम सोल्व करेंगे, और उसमें क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम चैप्टर से आए हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा ईयर है 2021 का जो पेपर हुआ था नीट का, ठीक है ना, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के जो आए हैं। उसके बाद जो 2020 में 19 में 18 में क्वेश्चन आए हैं, तो उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर वाइज सोल्व करते जाएंगे। ठीक है ना, तो हम ये कम से कम सन 2000 के आसपास तक के जो क्वेश्चन होंगे वो हम सब सोल्व करेंगे। तो सेक्शन सी में हम लगभग 80 to 85 के आसपास क्वेश्चन है, तो जिनको हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को सोल्व करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, ठीक है ना, 35 क्वेश्चंस तक ही अभी हम सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करते हैं सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है।